हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स पढ़ने वाले हैं और सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ को मैं आज कंप्लीट करूंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। और अब साथ साथ में पेन पेपर ले लीजिए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि हमारी आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है। सो चलिए, पहली मैगजीन आती है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिस। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिस का क्या मतलब है? तो स्टेयर डेसिस, यहाँ स्टेयर का मतलब है स्टैंड और डेसिस का मतलब है डिसीजन, यानी कि टू स्टैंड बाय द थिंग्स विच आर डिसाइडेड, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास में या चलिए हाई कोर्ट के पास में कोई एक केस आया, उसमें जज ने क्या किया कि उस केस को सुना और उस पर एक जजमेंट पास किया। अब ऐसा तो नहीं है कि ये एक लौता केस है, ऐसा कोई सिमिलर केस नहीं आने वाला, आएगा, सिमिलर केस भी आएगा। तो ऐसे में मान लीजिए लोअर कोर्ट में, कोई भी एक लोअर कोर्ट में इसी तरीके का कोई एक केस इनके पास में आया और वहाँ के जज को अब क्या प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है। उसमें ये होता है कि जो ये जज है उन्हें इसी सिमिलर केस में वो रूलिंग अप्लाई करनी चाहिए जो हाई कोर्ट ने अप्लाई की है। जैसे जनरली डाइवर्स के केसेस, हम जो भी मर्डर, रेप या अलग अलग जो हम बड़े क्राइम्स देखते हैं जिनकी सिमिलर नेचर ऑफ केस होता है, केस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फैक्ट्स अलग होंगे लेकिन केस सिमिलर है। कि भाई डाइवर्स केस है तो डाइवर्स केस में ऐसा ही होता है, कभी कभी कुछ न्यू चीज आ जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई हमारे ऊपर वाले कोर्ट ने क्या उसमें रूलिंग पास की है। तो इसलिए ये प्रिंसिपल है वो हमें ये कहता है कि जब किसी भी कोर्ट के सामने, जज के सामने कोई सिमिलर केस आता है जहां ऑलरेडी पहले कुछ डिसाइड हुआ है, तो आपको वही फॉलो करना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उस रिदम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से एक स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, एक तो स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, सर्टेनिटी मेंटेन होती है और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है, ताकि वो लोग इसे फॉलो करते रहे और इस चीज़ को जो स्टैब्लिश्ड है उसे डिस्टर्ब नहीं करे। तो आप यहाँ की ये जो लाइन है इसे नोट डाउन कर लेना है, इसने इसका मतलब जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है। ओके, और मैंने आपको समझा भी दिया। तो यही होता है स्टेयर डेसिस। अब नेक्स्ट आता है रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी में क्या होता है कि रेशियो का यहाँ पर मतलब है रीजन, ओके, एंड डेसिडेंडी का मतलब है डिसीजन, तो या जजमेंट, जैसे हम कहते हैं ना जो जजमेंट पास होता है। तो रीजन फॉर डिसीजन, आपकी रीजनिंग क्या है, क्या आप जो भी जज ने डिसीजन पास किया उसके पीछे का रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है। कि जैसे अगर दो लोग झगड़ रहे हैं तो अब इन दोनों लोगों में से ये सही है या ये गलत है, तो ये रीजन कहाँ से, क्यों ये सही और ये क्यों ये गलत है। जनरली जजेस क्या करते हैं, यही चीज तो जजमेंट में लिखते हैं, द रीजनिंग इज जस्टिफाइड, पूरा रीजनिंग डिफाइन करते हैं। तो ये चीज ही ये वाला प्रिंसिपल बोलता है। रेशियो डेसिडेंटी का मतलब ही यही है कि जब भी कोई जज जजमेंट देता है उसे वो रीजनिंग बतानी चाहिए, एक कंक्रीट एक पॉइंट बताना चाहिए कि क्यों इसने ये डिसीजन दिया है। सो द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल डिसीजन विच इज ओनली ऑथोरिटेटिव इज टर्म्ड एज द रेशियो डेसिडेंडी, द प्रपोजिशन ऑफ लॉ विच इज नेसेसरी फॉर डिसीजन। कि आप कोई डिसीजन दे रहे हो उसके लिए जो चीज जरूरी है, दैट इज प्रपोजिशन ऑफ लॉ, रीजन, वो होना चाहिए, एंड कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिसीजन कॉन्स्टिट्यूट्स द रेशियो, जो रीजन बताता हो, सही रैशनलिटी बताता हो। ये होता है रेशियो डेसिडेंडी का मतलब। अब इसमें ये जो प्रोफेसर है गुडहार्ट, उन्होंने जो रेशियो डेसिडेंडी के बारे में बताया है वो एक्चुअली यही है कि ये कुछ नहीं, बस जस्ट एक जो मेटीरियल फैक्ट से हम डिसीजन देते हैं ना, उसी को कहा जाता है। ये हो गया आपका रेशियो डेसिडेंडी। बहुत सिंपल है, बिल्कुल टफ नहीं है। नाम से हमें ऐसा लगता है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा का मतलब होता है द लैटिन एक्सप्रेशन द सेड बाय द वे। इसका मतलब क्या है, सेड बाय द वे। इसमें क्या होता है, ये वो होता है, जैसे कि आप कभी कभी देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के ना जजमेंट या हाई कोर्ट के जजमेंट्स ना कोई सोशल मैसेज देते हैं, कुछ कमेंट, कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं कि यार ये एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा केस आया, इससे सोसाइटी को एक मैसेज मिलना चाहिए, उसी को हम कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। इसमें कुछ रीजनिंग की जरूरत नहीं है, कोई रीजन नहीं बताना, जस्टिफिकेशन नहीं बताना, बस जस्ट एक वो एक इम्पैक्ट है, ये एक मैसेज है, एक ऑब्जर्वेशन है जजमेंट्स का या जजेस का, तो वो ऑबिटर डिक्टा होता है। जैसे कि ये जो है जनरली द एक्सप्रेशन इज यूज्ड स्पेशली टू डिनोट दोज जुडिशियल अटरेंसेस इन द कोर्स ऑफ डिलीवरिंग अ जजमेंट विच टेकन बाय देमसेल्व्स। वो खुद ही ये चीज लेते हैं, बट नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी फॉर द डिसीजन टू द ऑफ द पर्टिकुलर इशू रेज। जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इशू, ये जस्ट एक ओपिनियन है, एक क्या कहते हैं हम, ऑब्जर्वेशन है। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि ये ऑबिटर डिक्टा इज जस्ट एन ओपिनियन, एक हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन, या फिर कोई कमेंट पास करना जैसे कि जजमेंट में, तो वो भी ऑबिटर डिक्टा में कवर होता है। तो ये हो गए तुम्हारे तीनों ही जो लीगल मैगजीन्स है वो मैंने तीनों समझा दिए, स्टेयर डेसिस, रेशियो डेसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा। एक बार वापस देखना और नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। अब इसमें अब ये पॉइंट पढ़ने के पहले ध्यान रखना, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ थे इसका मतलब ये था कि जो सबसे पहले लॉ जहां से ओरिजिन हो रहा है वो क्या था, कस्टम, फिर जुडिशियल डिसीडेंट्स या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या फिर अगर स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ क्या कहता है, इसका मतलब है कि जब वो तीनों ही साइलेंट है, मतलब जब कभी भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या किसी केस का सोल्यूशन जो है हमें नहीं पता चल रहा क्योंकि उसमें कस्टम साइलेंट है, उसमें जुडिशियल प्रेसिडेंट आज से पहले जजेस ने कुछ ऐसा नहीं दिखा, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो वहां पर वो चीज साइलेंट है, या फिर अगर वहां पर कोई भी तरीके का लॉ बना हुआ ही नहीं है, तब ऐसी प्रॉब्लम में क्या करेंगे, तब इस तरीके के लॉज आते हैं, यहां से लॉ ओरिजिन होता है। एक और लॉ ओरिजिन होता है, वो है सबसे पहले जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। यानी कि जब कभी भी ये लॉज साइलेंट होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लॉ साइलेंट होते हैं, एक गैप आ जाता है, लीगल गैप आता है कि यार इसमें तो हमारा लॉ कुछ कह नहीं रहा, अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो वहां पर हमें जस्टिस, हमें न्याय, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस को फॉलो करना चाहिए, उसका प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। ये जनरली तब लगता है जब पर्सनल लॉ डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, जनरली ये पर्सनल लॉ डिस्प्यूट्स में अराइज होता है, जैसे द कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट इफ द पॉइंट एट इशू इज नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैट्यूट और कस्टम। तो अगर कोई भी तरीके का स्टैट्यूटरी लॉ, कस्टम और पर्सनल लॉ में कहीं कुछ नहीं लिखा है, तो इंडियन कोर्ट्स जनरली जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस को अप्लाई करते हैं, जो कि एक्चुअल में इंग्लिश लॉ के रूल से आया है और उसी को वो लोग अप्लाई करते हैं। जैसे पर्सनल लॉ है, हमारे पर्सनल लॉ में जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम लॉ है, तो आप जब उनमें देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों में ना साइलेंस है, जैसे कि मेंटेनेंस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, कभी फैमिली में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना, और कई बार कुछ एक्ट्स में ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी ट्रस्ट या प्रॉपर्टी को कैसे हमें डिवाइड करना है, हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू लॉ या पर्सनल लॉ में ये सब चीज़ें साइलेंट है। तो ऐसे में हमेशा जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस अप्लाई होता है, तो ये वाला जो लॉ है वो यहीं से अराइज होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं कि इंग्लिश लॉ। अब देखो इंग्लिश लॉ जो है ये एक अनदर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है, जहां से हमारा इंडियन लॉ ओरिजिन हो रहा है, वहां से भी आता है। इंग्लिश लॉ से काफ़ी सारे लॉज है जो हम आज के टाइम पे भी फॉलो करते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब द लॉ जो कि हम, जैसे प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जैसे कि जजेस जो है जो डिसीजन देते हैं ना, दैट इज कॉमन लॉ। अब डिसीजन जजमेंट क्या इतना इजी है, हर एक जजमेंट को आप देखो 4 साल 5 साल 10 साल लगते हैं, 20 साल लग रहे हैं डिसीजन देने में, क्यों? क्योंकि कॉमन लॉ अप्लाई, द प्रिंसिपल ऑफ लॉ अप्लाई होता है। वो ये कहता है कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है, कोई कुछ सोचता है, पार्टीज, दोनों ही पार्टीज अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, लेकिन जजमेंट जो दिया जाता है वो इस बेस से दिया जाता है कि किसी के साथ में अन्याय ना हो, क्योंकि अगर अन्याय होगा, गलत होगा, तो ये लोग इसी को चैलेंज करेंगे, फिर ये केस चलता रहेगा। तो हर जज ये कोशिश करता है कि जो भी वो जजमेंट दे वो प्रिंसिपल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए दे, जिसमें लॉ जो है वो एक्चुअल फॉलो हो। तो ये उनका मेन कॉमन लॉ यहां से आया है। दूसरा है लॉ मर्चेंट, यानी कि लॉ मर्चेंट जो है बेसिकली ये मर्केंटाइल लॉ से आया है, जो भी मतलब ये इंग्लिश लॉ ही है एक्चुअल में। मर्केंटाइल लॉज ये वो लॉज है जो ट्रेड, कॉमर्स और जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो लॉज होते हैं, लाइक बिजनेस लॉ है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज अ बिजनेस लॉ, ओके। इसी में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, इसमें हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, इसी में ही हम क्या पढ़ने वाले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे। तो ये सारे क्या है, ये सब मर्केंटाइल लॉज है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मर्केंटाइल लॉ, और मर्केंटाइल लॉ जो है वो खुद एक सिविल लॉ की ब्रांच है, ठीक है। तो ये लॉ मर्चेंट जो ये मर्केंटाइल लॉ है, ये इंग्लिश लॉ से डिराइव हुआ है, यहाँ से ये ओरिजिन आया है और अब हम इंडिया में इसे इंप्लीमेंट करते हैं और फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है, मर्केंटाइल लॉ, ठीक है, लॉ मर्चेंट। अब ये जैसे कस्टम्स, यूजेज और जो भी ट्रेडर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर बाइंड करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है जो कि इंग्लिश लॉ है, और ये पार्ट हमने वहीं से डिराइव किया है इसे। ये क्या कहता है, इक्विटी बेसिकली इज अ बॉडी ऑफ रूल्स, जिसमें जो प्राइमरी सोर्स है उसमें ये जब कभी कस्टम या रिटर्न लॉ यानी कि स्टैट्यूट में नहीं लिखा हुआ है, कस्टम में नहीं लिखा हुआ है, पर अब ये कोई सिचुएशन ऐसी आई और हमें फॉलो करनी है, तब हम उसे इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बेस पे भी कर सकते हैं, तभी ये सेकेंडरी लॉ है ना। ये तभी तो हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं कि जहां प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ नहीं होते हैं। तो इंग्लिश लॉ ने भी एक ऐसा पॉइंट निकाला था। अभी इंडिया के हिसाब से क्या था, इंडियन लॉ के हिसाब से जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस, वो हमारा कंसेप्ट है, पर हमारा कंसेप्ट भी इन्हीं के कंसेप्ट के वजह से आया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या है।
अब इंग्लिश लॉ के हिसाब से समझना तो थोड़ा क्या समझ में आएगा। जैसे कि इसमें क्या था कि एक कॉमन लॉ कोर्ट्स होते थे पहले, ठीक है, कॉमन लॉ कोर्ट्स होते थे कि अगर किसी को भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कॉमन लॉ कोर्ट्स में वो पेटिशन फाइल करेंगे, उनको केस फाइल करेंगे, उससे जजमेंट आएगा। अब मान लो कितनी बार ऐसा होता था कि कॉमन लॉ कोर्ट्स के पास में कोई तरीके की रेमेडी और इनएडिक्वेट रेमेडीज होती थी, जहां कॉमन लॉ कहीं ना कहीं शांत है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि ऐसे केसेस में क्या आंसर देना होता है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो किंग है ना, उसे कंसिडर किया जाता था एज द फाउंटेन, एज अ मेन जो हेड होता है ना, फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस, जो से मेन हेड माना जाता था। वो किंग के पास में जाते थे कि भाई आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि कॉमन लॉ कोर्ट से हम अनसेटिस्फाइड है, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो जो कॉमन लॉ कोर्ट्स होते थे वो फिर उनसे डिससेटिस्फाइड होकर वो किंग के पास जाते थे। किंग इन काउंसिल, किंग क्या करता था, वो जो पेटिशन होती थी वो चांसलर को दे देता था, और जो चांसलर जनरली बाइशॉप होता है वो उसको केसेस को जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ करते थे। अब उसमें ये जब जो चांसलर है, जब वो केस सॉल्व करते थे, उसमें वो लॉ सेक्शंस इन सबका अप्लाई नहीं करते, वो लॉ अप्लाई नहीं करते, वो क्या अप्लाई करते थे, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब कि यार उस टाइम पे उस सिचुएशन में उन्हें लगा कि यार ये पर्सन सही है और ये पर्सन गलत है, तो वो फिर उसके हिसाब से डिसीजन देते थे। तो कॉमन सेंस, तो वो जो पॉइंट आया ना कॉमन सेंस का, वो एक्चुअली नेचुरल जस्टिस, गुड कॉन्साइंस, और यही है प्रिंसिपल इक्विटी। जहां पर आप लॉ नहीं देखते, रिटर्न लॉ नहीं देखते, कानून सेक्शंस एक्ट्स नहीं देखते, वहां आप ये देखते हो कि यार उस पर्सन ने जो बात मुझे बताई और इस पर्सन ने जो मेरी बात, जो अपनी बात बताई, उससे डिसाइड किया मटेरियल फैक्ट से कि यार इसमें सच कौन है और झूठ कौन है। तो ये आता है इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये इंग्लिश लॉ से डिराइव हुआ है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कुछ लॉ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ लॉ है। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे भी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक रेमेडी प्रोवाइड की गई है, वो इसी प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, थोड़ा आईडी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक रेमेडी प्रोवाइड की गई है, वो इसी प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, थोड़ा आइडिया देती हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। कॉन्ट्रैक्ट में जब दो लोग आपस में कोई ना कोई टर्म्स और कंडीशन पे कोई बात डिसाइड करते हैं कि भाई ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, तो अगर मान लो एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट की जो अपनी परफॉर्मेंस होती है, अपना पार्ट जो होता है, वो परफॉर्म ही नहीं किया, चाहे वो पैसे का हो चाहे वो काम का हो, ठीक है, अब या तो पैसे नहीं दिए तो अब या काम नहीं किया, तो अब जब ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि एक अलग से एक एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें भी सेम चीज है, वो इसी के लिए बनाया हुआ है। वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमें यही देता है कि अगर कोई पर्सन जो उसको बहुत वो उसके साथ गलत हुआ है, तो ऐसे में वो ये मांगता है कि मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे नुकसान की भरपाई नहीं, आप बस सामने वाले पर्सन को कह दो कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दे। यस, दिस इज द रेमेडी इन गिवन इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, बस्ट आई वांट जस्ट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, आई रियली वांट दिस थिंग। तो ऐसे को हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहते हैं। अब ये एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको ये जो पूरा पार्ट है ना, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें ना ये दो मैक्सिम्स आती है, जनरली जो इक्विटी कोर्ट्स है वो एक्ट करते हैं, वो इन दो मैक्सिम्स पे काम करते हैं। जैसे कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, या ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद द क्लीन हैंड्स। मतलब भाई जिसको न्याय चाहिए तो पहले तुम खुद भी सच्चे होने चाहिए। जो इंसान क्राइम करके आया है, मार के आया है, और वो बोले कि मेरे साथ अन्याय हो गया, तो नहीं। इक्विटी जो जिसको न्याय चाहिए वो साफ हाथों के साथ आओ, साफ मन के साथ आओ, और उससे सच्चे के साथ, सच्चाई के साथ आओ, तो उसे न्याय मिलेगा। ये इस प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उस पर क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता रही हूं। तो जब ये मैगजिम्स वाली जो लाइन है, ये आप अपने आंसर्स में लिखना, ताकि आपका आंसर में अच्छा उसका एक इंप्रेशन बने और आपके मार्क्स अच्छे आए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट इज फोर्थ स्टैट्यूट लॉ। ये स्टैट्यूट लॉ कहाँ है, इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो ये इंग्लिश लॉ में एक स्टैट्यूट लॉज जो होते हैं, जैसे कि जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे रिटर्न लॉ होता है, स्टैट्यूट लॉज होते हैं जो इंग्लिश लॉ में, जैसे कि कॉमन लॉ, इक्विटी, है ना, मर्केंटाइल लॉ, जैसे इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट। अब ये इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट है, हमारे इंडिया में क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, जैसे इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडिया में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बैंक्रप्सी एक्ट, करियर्स या इंग्लिश कंपनीज एक्ट, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, कंपनीज एक्ट। ये इन्हीं से ही क्या है, एज इट इज
लिया हुआ है। तो इंग्लिश के स्टैट्यूट लॉ से हमने इंडिया के स्टैट्यूट लॉ में कुछ चीजें एडिशन की है। तो ये आ जाता है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ। अब इसमें ये मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ जो है मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस वन अगेन। सो आई एम एज्यूमिंग दैट कि जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है तो उसे यहाँ तक ना सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ और वो तीनों मैक्सिमम समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा सा कुछ ऐसा कंफ्यूजन सा लगता है, तो एक बार ये वीडियो वापस देखना। अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मैंने आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप आराम से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से इसे डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा सकती हूँ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडियन लीगल सिस्टम और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। इन्होंने थोड़ा सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। अब ये पूरा जो है इसको मैं एक बहुत शॉर्ट में बताने वाली हूँ ताकि तुम्हें पूरा समझ में आ जाए और इतना डीप में पढ़ना ही ना पड़े। तो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल ब्रांचेस इन विच ऑल पावर्स आर वेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द सुप्रीम कोर्ट। ओके, पहले मैं अंडरलाइन करती हूँ तो साथ साथ में अंडरलाइन कर लेना। प्रेसिडेंट को इंडिया का हेड कहा जाता है, द इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट और सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, while the people elected prime minister act as a chief executive of the executive branch. Okay. अब बाइकैमरल पार्लियामेंट होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद में जुडिशियल ब्रांचेस होती है, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड सेवरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और ऑल आर इंफीरियर टू द सुप्रीम कोर्ट। मेन पॉइंट जो है वो मैंने आपको बता दिए, या अंडरलाइन कर लेना। एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड मेनली इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आर्टिकल है 53(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और द प्रेसिडेंट हैज ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, एक्सरसाइज देम डायरेक्टली और अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। बस ये मेन है, यहाँ ये अंडरलाइन कर लेना। ओके, अब अपने बात करते हैं। अब मैं इसे थोड़ा हटा रही हूँ क्योंकि मैं इसमें अब तुमको समझाने वाली हूँ बहुत अच्छे तरीके से। सो बेसिकली हमारा इंडिया 3 पार्ट में डिवाइड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 पार्ट में डिवाइड है। एक होता है एग्जीक्यूटिव, ओके, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है जुडिशियल। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव वो होता है जिसके पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स लाइक इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन की पावर्स होती है। ओके, एग्जीक्यूशन की पावर्स लाइक प्रेसिडेंट के पास में एग्जीक्यूशन की पावर है। ओके, कोई भी लॉ बना उसको एग्जीक्यूट करवाने की पावर प्रेसिडेंट के पास में है, प्राइम मिनिस्टर के पास में है। ये लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन क्या होता है? जहां पर लॉज बनते हैं, यानी कि पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। एग्जीक्यूशन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आपको गवर्नर्स, ये सारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज है। अब जुडिशियल बॉडीज कौन सी है? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, ओनली 1 कोर्ट इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट्स है, और इसके नीचे आ जाते हैं लोअर कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, ये होती है जुडिशियल बॉडीज। जुडिशियल बॉडीज का काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। जो लॉज लेजिस्लेशन बनाती है उनको इंटरप्रेट कौन करता है? जुडिशियल बॉडीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, और उन्हें इंटरप्रेट करके एक जस्टिस प्रोवाइड करने का काम जुडिशियल बॉडी करती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी एग्जीक्यूट करने का काम करती है। ये मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब जो इसमें 2 पार्ट्स और आते हैं जिसमें इन्होंने जो इस पैराग्राफ में बताया है वही मैं आपको बता रही हूँ। एक होता है इसके अंदर पार्लियामेंट और एक होता है इसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल पर होता है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट लेवल पर होता है। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, 2 हाउसेस। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, जिसे लोअर हाउस और अपर हाउस भी कहा जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर्स के 2 हाउसेज है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये 2 इसके अंदर भी हाउसेज होते हैं। पार्लियामेंट यूनियन सेंट्रल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे काम करता है। पार्लियामेंट में जो मेन बॉडी होती है, एक तो जिनसे मिलकर पार्लियामेंट बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, और एक होता है इसके अंदर प्रेसिडेंट। ऐसे कैसे स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक आ जाता है इसके अंदर गवर्नर। ओके, तो यहाँ जैसे प्रेसिडेंट का रोल है वैसे यहाँ पे गवर्नर का रोल होता है स्टेट में, और जहाँ लोकसभा है वहां लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये मेन इसका पूरा पार्लियामेंट्री यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये इस तरीके से वर्क करती है। अब अपने बात करते हैं हम साथ में, आप प्लीज पॉज कर करके ना इसे नोट डाउन कर लेना। ओके, इसमें फिर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो देखो एग्जीक्यूटिव में क्या है? तो एग्जीक्यूटिव में एक तो होता है इसमें प्रेसिडेंट जो है द हेड ऑफ द स्टेट, मेन होल एंड सोल ऑथोरिटी पावर सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास में होती है। प्रेसिडेंट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बट क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगे तब कुछ बहुत बारीक चीजें बताएंगे जिसमें एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसी होती है वो हम देखेंगे। सो प्रेसिडेंट इज द मेन पर्सन। उसके बाद में एक हमारे आते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर्स कौन होते हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लाइक अदर जो
मिनिस्टर्स है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स, उन सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट जो है वो पूरे हेड ऑफ स्टेट है। तो होल एंड सोल पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास में। लेकिन प्रेसिडेंट जो भी काम करता है उसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेना जरूरी होता है। बिना इनके एडवाइस के प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। दैट इज अ टर्निंग लाइन एंड इंटरप्रिटेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो इसलिए होल एंड सोल पावर प्रेसिडेंट है, बट विद द एडवाइजरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद में हम देखते हैं, ये तो तुम्हारा हो गया एग्जीक्यूटिव बॉडीज। उसके बाद में हम देखते हैं जुडिशियल बॉडी। अब जुडिशियल बॉडी में कौन है? तो जुडिशियल बॉडी में यहां पर हम देखे जाए तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ही है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट टोटल 25 है, हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है। ओके, एंड उसके बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या जिन्हें हम कहते हैं लोअर कोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर द लोअर कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट। तो ये सीरीज चलती है। सुप्रीम सबसे लोअर कौन है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स आपको दिखेंगे वो सब ये है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, इससे ऊपर कौन है? हाई कोर्ट। उसके ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो होल एंड सोल एपेक्स बॉडी कौन सी है हमारी जुडिशियल के अंदर? का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। ओके, हाई कोर्ट हर स्टेट में मिल जाएगा आपको। अब इसमें ये होता है, अपील वाली चीज थोड़ा पॉइंट बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर इनके चैलेंज, अगर इनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हो, इनके जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो हाई कोर्ट में अपील करते हो। हाई कोर्ट के चैनल अगर इसे जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो सुप्रीम कोर्ट को अपील करते हो। ओके, और सुप्रीम कोर्ट में भी 2 अपील का होता है, वो हम बाद में मैं डिटेल में बताऊंगी। सो ये होता है मेन जुडिशियल बॉडी का। अब ये आपका जो मैंने आपको अभी समझाया वो सारा का सारा इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब आप रीड करोगे तो सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर समझा दिया है। अब इसी के साथ आज का क्लास हम कंप्लीट करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ केस साइटेशंस। केस में साइटेशंस वगैरह का क्या सिस्टम है, कैसे साइट होता है, और इमर्जिंग लेजिस्लेशंस यानी कि जो हमारे न्यू लॉज आए हैं उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये हमारा एंड होने वाला है फर्स्ट चैप्टर का। और इसी के साथ आज की क्लास में एंड करती हूँ। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। होपफुली अगर ये वीडियोस बहुत सारे लोग देखें तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही यूट्यूब पे लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। यस, अब से आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन नहीं, आपको मेरा फेस दिखेगा, मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी। तो आप आराम से मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, मुझसे इंक्वायरीज पूछ सकते हैं। हम उसी टाइम क्लास, एकदम लाइव क्लास जैसे कैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है कोचिंग की, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो कोई भी बीकॉम का बच्चा है, BLLB, BBLLB, LLB, LLM या CSET या CS एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, कोई भी बच्चा है वो मुझसे जुड़ सकता है, मेरी लाइव क्लास में जुड़ सकता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि लाइव क्लासेस में मैं आगे और जब मैं और डीप जब सेक्शंस पढ़ाऊंगी, एक एक सेक्शन पे, बेयर एक्ट पे मैं जब पढ़ाऊंगी तो सिर्फ जो सब्सक्राइबर्स है वही, उन्हीं के लिए लाइव पॉसिबल होगा। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू।